ओके, तो स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर को। लिखिए हेडिंग आप लोग, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। इसके अंदर में देखो बहुत ज्यादा आज नहीं पढ़ना है, एकदम आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आज की क्लास में मोस्टली जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सारा का सारा समझो कि 8 तक एक बार आपका पढ़ा हुआ ही है, नया कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी एक बार मैं बोलूंगा कि आप लोग पेन वेन छोड़ के अच्छे से पहले सुन लो, फिर मैं लिखवा भी दूंगा सारा चीज एक एक करके, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बताओ? लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस के विषय में मेरे ख्याल में पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे सपोज करो कि ऐसा कुछ रहे, ऐसा, ये एक सेकंड, ऐसा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बताना जरा। देखो सिर्फ अगर लाइन बोल रहे हो तो बचपना है, फिर थोड़ा बड़े हो और सही शब्द बताओ। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं बताओ? लाइन सेगमेंट। स्पेलिंग शायद यही होता हो, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स हो और जिसका एंडिंग पॉइंट भी फिक्स हो। फिर एक चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं बताओ? लाइन। लाइन कैसा होता है देखो कि इस तरफ भी एरो जैसा कुछ बनाया हुआ होगा और ऑपोजिट साइड में भी यू विल फाइंड कि एरो जैसा कुछ बनाया हुआ होगा, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड में भी ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट में खुला हुआ नहीं रहेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एरो जैसा बनाया हुआ रहेगा। और इसमें यहाँ ए बोला हुआ होगा और यहाँ क्या बोला हुआ होगा, बी। तो इसमें अगर एरो नहीं बनाया हुआ है मतलब ये इन पर्टिकुलर ए से ही स्टार्ट हो रहा है और इन पर्टिकुलर बी पे ही जाके ये खत्म हो रहा है। और इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन। लाइन मतलब ऐसा चीज जिसको आप दोनों तरफ जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर थिंग विच इज नोन एज रे, जिसमें आपका क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है कि स्टार्ट आपको यहां से करना है, लेकिन एंडिंग पॉइंट आपका फिक्स नहीं, आप इसको जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो आगे की तरफ। तो इस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? रे। तो आई थिंक इस चैप्टर में जो ये वर्ड था लाइन, इसके बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, ठीक है ना। इस टाइप की चीज को क्या बोलेंगे फिर से बताओ? लाइन सेगमेंट। इस टाइप की चीज को क्या बोलेंगे? लाइन। और इस टाइप की चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? रे। लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा? फिक्स, ठीक है। लाइन के अंदर में क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही पॉइंट क्या होगा? नॉट फिक्स, आप एक्सटेंड कर सकते हो। और रे में क्या होगा बताओ? स्टार्टिंग फिक्स बट एंडिंग नॉट फिक्स। एक बार और रिवाइज करते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होगा बताओ? स्टार्टिंग भी फिक्स और एंडिंग भी फिक्स। लाइन में क्या होगा? स्टार्टिंग भी नॉट फिक्स, एंडिंग भी नॉट फिक्स। रे में क्या होगा? स्टार्टिंग फिक्स, एंडिंग नॉट फिक्स। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक सब कुछ। नेक्स्ट हम जानकारी इकट्ठा करते हैं एक दूसरे शब्द जिसको हम कहते हैं एंगल। क्या बोलते हैं बताओ? एंगल। अब एंगल का मतलब क्या होता है देखो कि एंगल का मतलब होता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो। एन एंगल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे ओवर द अनदर रे। एंगल रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे ओवर द अनदर रे। मैं आपको ये चीज थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान से एक बार मेरी तरफ देखना। सपोज करो कि ये दो रे है, ठीक है, और दोनों रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला है और ये वाला उसका एरो वाला पार्ट है, ठीक है। अब सपोज करो कि इस नीचे वाले पेन को, इस रे को फिक्स रख के, ब्लू वाले रे को फिक्स रख के अगर मैं इस रे को ऐसे ऐसे घुमाऊं, ठीक है ना, तो जितना घुमाऊंगा उस घुमाने के क्वांटिटी को ही बोला जाता है यहाँ पे एंगल। क्या बोला जाता है बताओ? एंगल। अगर मान लो कि इतना सा घुमा के छोड़ दिया है तो ये एक अलग एंगल है, थोड़ा और अगर ज्यादा घुमाया है तो ये एक अलग एंगल है। बिल्कुल आपको याद होगा कि इतना घुमा दिया है अगर तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बिल्कुल इतना घुमा दिया कि पूरा सीधा ही हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। आया बात समझ? तो ये कितना घुमाया है ना एक रे को दूसरे रे के रिस्पेक्ट में, उसके क्वांटिटी को ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एंगल। उससे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। एक बार फिर से बोर्ड पे लिखा डेफिनेशन पढ़ो आप, क्या दिया हुआ है। चलो देखो यहाँ पे एंगल का डेफिनेशन मेरे ख्याल में आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। एंगल फिर से बता देता हूं। देखो एंगल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे ओवर अनदर रे। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। अब एंगल का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बारे में फिर से मैं बोलूंगा कि पहले आपको पढ़ाया गया होगा, आज मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा याद रखने का ट्राई कर। एंगल के अंदर में जो दो रे एक दूसरे से एसोसिएटेड होगा उन दोनों रे को हम बोलेंगे आर्म। क्या बोलेंगे बताओ? आर्म। ये दोनों रे जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे बताओ? वर्टेक्स। और ये जो बीच में कवर किया गया पार्ट होगा इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल। क्या ये सारा चीज समझ में आया? लाइन समझ में आ गया, एंगल समझ में आ गया, तो कह सकते हैं चैप्टर खत्म। लाइन भी पढ़ लिया, एंगल भी पढ़ लिया। लेकिन ऐसा है नहीं,
नेक्स्ट देखो एक आर्टिकल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नेमिंग ऑफ एंगल्स। अब नेमिंग ऑफ एंगल को भी थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करें। देखो क्या होता है, सपोज करो कि ये मेरे एंगल का एक आर्म है और ये मेरे एंगल का दूसरा आर्म है, सपोज करो, ठीक है। मानो कि ये मेरे एंगल का दूसरा आर्म, और यहां पर कुछ कुछ लेटर्स में यूज कर लेता हूं। लेट्स से कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है लेट्स से सी, ठीक है। तो इस एंगल को आप अलग अलग तरीके से नेम कर सकते हैं। एक नेमिंग का तरीका हो सकता है कि आप 3 लेटर नोटेशन यूज कीजिए, ठीक है। एंड यू विल से कि दिस एंगल इज नथिंग बट ए बी सी, क्योंकि आप ये वाला एंगल बताना चाहते हैं। तो नाम आप क्या ले सकते हैं बताइए, ए बी सी। या फिर आप इसी चीज को यूं भी कह सकते हैं कि एंगल ए से ना स्टार्ट करके आप सी से स्टार्ट कर, सी बी ए। आया बात समझ। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा ना, वो बीच में रहना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको फिर इसको ले सकते हो, या स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको फिर इसको और फिर इसको ले सकते हो। लेकिन हमेशा दोनों केस में ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है आपका, वो कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल। कभी कभार हम इसी चीज को सिंगल लेटर से डिनोट करेंगे। सिंगल लेटर से जब आप डिनोट करना चाहोगे तो आप इन दोनों पॉइंट को इग्नोर मार सकते हो, आप सिर्फ वर्टेक्स पे फोकस करो। और इसी चीज को आप अगर चाहो तो सिर्फ एंगल बी भी बोल सकते हो। आया बात समझ। और कभी कभार क्या होता है कि इसी चीज को हम जैसे 1 या 2 कुछ ऐसा बोल देंगे तो इसको आप फिर एंगल 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 अलग अलग टाइप का नोटेशन है जिसके हेल्प से आप एंगल का नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक है 3 लेटर नोटेशन, एक है 1 लेटर नोटेशन, और एक है न्यूमेरिकल नोटेशन। 3 लेटर नोटेशन में जनरली आप किसी एक आर्म के पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वहां से बिगिन करके आप वर्टेक्स पे जाएंगे, और वर्टेक्स से बिगिन करके फिर से आप दूसरे आर्म पे जाएंगे। और 1 लेटर नोटेशन में आप सिर्फ वर्टेक्स वाला पॉइंट यूज करोगे। और अगर मान लो किसी नंबर से या किसी लेटर से इस एंगल को मार्क कर लिया है तो उस नंबर या लेटर के हेल्प से भी आप इस चीज को डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो ये है एंगल को अलग अलग तरीके से नेम करने का तरीका। ठीक, एक सिचुएशन में बता रहा हूं, मुझे बताना आप लोग की क्या आंसर होगा उसमें। एंगल के नाम का मतलब क्या क्या हो सकता है। देखो सपोज करो कि एक ऐसा हो गया, एक सपोज करो कि ऐसा हो गया, और मान लो कि मैं जो लेटर्स यूज करूंगा यहाँ पर दे आर लेट्स से एक्स, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट है सपोज करो एम, और ये वाला पॉइंट है वाई। इस एंगल का क्या क्या नाम हो सकता है बताओ। एंगल एक्स, फिर बताओ एक बार, एक्स एम वाई, और क्या हो सकता है वाई एम एक्स। सिंगल लेटर बोलोगे तो क्या हो सकता है एंगल एम। और सपोज करो कि मैं इसको बोलूं कि ये है मेरे लिए 2, तो क्या बोल सकता हूँ एंगल। ये सारा नोटेशन आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी तरीके से बोलो, सारा राइट तरीका चलेगा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज भी मैं समझता हूँ कि क्लास 8 तक आप पढ़ के आए हो, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, क्या है हेडिंग बताओ, टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में वैसे तो डिटेल में मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार पहले इस फोटो को अच्छे से देखो और सारा नाम को पहले एक बार में रिकॉल करो। एक एंगल क्या होता था बताओ, एक्यूट एंगल। क्या होता था फिर से बताओ, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्या होता था, राइट एंगल। नेक्स्ट क्या होता था, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट क्या रहता था, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट क्या रहता था, रिफ्लेक्स एंगल। और नेक्स्ट क्या रहता था, कंप्लीट एंगल। और सबका अपना अपना डेफिनेशन। एक्यूट एंगल आप किसको बोलते थे, जब एंगल का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में रहे। एंगल का वैल्यू कहां से कहां के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में। जब एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तब क्या बोलोगे, राइट एंगल। जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तब क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री हो तो क्या बोलोगे, स्ट्रेट एंगल। अगर एंगल का वैल्यू 180 से ज्यादा और 360 से कम हो तब क्या बोलोगे, और अगर एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली 360 डिग्री हो तब क्या बोलोगे, कंप्लीट एंगल। ये सारा नाम और सबका जो वैल्यू है वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार इसको लिखवा भी देता हूं। लिखो तो हेडिंग। इसके पहले वाला आई डोंट थिंक लिखने का कुछ भी था, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा लिखने का है तो लिख लेते हैं इसको। लिखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। नंबर 1 एक्यूट एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, नंबर 1 एक्यूट एंगल। इसमें लिखना एन एंगल measuring an angle measuring less than 90 degree, measuring less than 90 degree is called acute angle. An angle measuring less than 90 degree is called acute angle.
नेक्स्ट लिखो राइट एंगल, राइट एंगल, इसमें लिखना एन एंगल measuring, an angle measuring 90 degree, an angle measuring 90 degree is called right angle. An angle measuring 90 degree is called right angle. Next लिखो obtuse angle, obtuse angle, इसमें लिखना an angle measuring more than 90 degree, more than 90 degree, but less than 180 degree. An angle measuring more than 90 degree but less than 180 degree, less than 180 degree is called obtuse angle, is called obtuse angle. ठीक है, नेक्स्ट लिखूं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसमें लिखूं एन एंगल measuring, an angle measuring 180 degree, an angle measuring 180 degree is called straight angle. An angle measuring 180 degree is called an straight angle. Next लिखो reflex angle, reflex angle, इसमें लिखो an angle measuring more than 180 degree, more than 180 degree but less than 360 degree, but less than 360 degree is called reflex angle, is called reflex angle. ठीक है, आगे लिखो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, इसमें लिखना an angle measuring 360 degree, an angle measuring 360 degree is called complete angle, is called complete angle. Next लिखो heading some special types of angles, some special types of angles. जरूरी नहीं है कि इसका भी सारा नाम नया हो आपके लिए, कुछ पुराना नाम भी हो सकता है, बट एक बार फिर भी ब्रश अप कर लेते हैं. पहला लिखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. याद है किसको बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री? 180 ना, 90 कि 120? सप्लीमेंट्री वाला, सप्लीमेंट्री क्या होता था? 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90. गुड, लिखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें लिखो टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसका डेफिनेशन लिखना है टू एंगल्स whose sum is 90 degree, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. ठीक है, are called complementary angles. Next लिखो supplementary angles, supplementary angles, supplementary angles. इसमें लिखो two angles whose sum is 180 degree, whose sum is 180 degree are called supplementary angles. Whose sum is 180 degree are called supplementary angles. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वर्ड पहले मिला हुआ है शायद आप लोग. नेक्स्ट लिखो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स,
एडजेसेंट एंगल्स। कोई एक्सप्लेन करेगा एडजेसेंट एंगल क्या था? कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं। मैं कुछ फोटोज बना रहा हूं, ठीक है, आप बताना कि इसमें से कौन सा एडजेसेंट एंगल होगा, कौन सा नहीं होगा। सुनना थोड़ा ध्यान से। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, यहाँ एक पॉइंट सी है और यहाँ एक पॉइंट डी, ठीक है। अब मेरा सवाल है आपसे कि मैं दो पेयर ऑफ एंगल लिख रहा हूं, इसमें से कौन सा एडजेसेंट है कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। एंगल ए डी बी कॉमा एंगल बी डी सी, और दूसरा एंगल ए डी बी कॉमा एंगल ए डी सी। ये दो पेयर का नाम लिखा है मैंने, आपको जज करना है कि इसमें से कौन सा पेयर एडजेसेंट एंगल है और कौन सा पेयर एडजेसेंट एंगल नहीं है। फर्स्ट वाला है कि नहीं है, और सेकेंड वाला ऐसे कैसे? ये तो बायसनेस वाला बात होगी कि आप बस ऐसे ही देख के डिस्कार्ड कर रहे हो कि नहीं। श्रेया आप बताओ, दोनों है ना? क्या दोनों है क्या चैतन्य? लग रहा है ना दोनों, दोनों ही है, ठीक है। ये भी ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्यों तो किसी को छोड़े किसी को पकड़े, लेकिन चलो सब है। हाँ तो वो तो दोनों में है, तो तभी तो दोनों भी है। फर्स्ट वाला हूँ मैं कभी ग्रामर सॉल्व करता था ना अपने टाइम पे, तो एक्चुअली मैं इंग्लिश को थोड़ा लाइटली पढ़ता था, तो उसमें क्या होता था कि मतलब प्रेपोजिशन ये सब मुझे कुछ रूल पता नहीं रहता था, प्रेपोजिशन का हो गया या आर्टिकल का हो गया, हाँ तो मैं बस वो तुक्का मार लेता था, मतलब 2 बार 4 बार लिख के मैं मन में पढ़ता था कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और वैसे आप लोग एडजेसेंट एंगल बता रहे हो मुझे अब सुनो रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि दो एंगल को एडजेसेंट एंगल आप बोलोगे कब? जब 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो। पहला क्राइटेरिया होगा कि उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया होगा कि उनके बीच में कॉमन आर्म होना चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया होगा कि जो नॉन कॉमन आर्म है उन दोनों एंगल का, वो उस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स में होना चाहिए या डिफरेंट साइड्स में होना चाहिए। प्लीज तीनों बात को ध्यान से सुनो। पहला क्राइटेरिया क्या है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि कॉमन आर्म को छोड़ के जो बाकी 2 आर्म है ना, वो कॉमन आर्म के 2 अलग अलग साइड पे होना चाहिए, सेम साइड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आओ जज करते हैं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे एडीबी और बीडीसी, तो आप देखना ध्यान से कौन सा है इसमें, और प्लीज ध्यान से देखना। एक तो ये एंगल हो गया आपका, और दूसरा आपका शायद से ये वाला हो गया, सही कह रहा हूं? इसमें कॉमन आर्म ये वाला था, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक इस तरफ है और एक इस तरफ। आया बात समझ? एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल से कि जो पहला पेयर था ना मेरा, दे आर रियली एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा दूसरे वाले के बारे में। दूसरे वाले में क्या है, देखो कि एक एंगल है एडीबी, एडीबी यानी कि ये वाला, तो देखो एडीबी, और दूसरा एंगल कौन सा बताओ? एडीसी। फील आया आपको? थोड़ा बंद हो जाता है जल्दी से, देखो इस बार शायद थोड़ा देर रहेगा ये लोग। देखो कॉमन ये वाला है, ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो इस कॉमन के सेम साइड ही तो हो गया। आया बात समझ? ये एंगल एक एंगल है और एक एंगल ये वाला एंगल है, तो कॉमन आर्म कौन सा हो गया आपका? ये वाला। और जो नॉन कॉमन आर्म है व्हाइट वाला और ग्रीन वाला, वो कॉमन आर्म के अलग अलग साइड है कि सेम साइड? सेम साइड। इसीलिए सेकेंड वाला जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं हो। आया बात समझ? एडजेसेंट एंगल के लिए मैं फिर बोलता हूं, देखो 3 क्राइटेरिया। कितना क्राइटेरिया? 3। क्या क्या? कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे होना चाहिए, मतलब एक आदमी लेफ्ट में तो एक आदमी राइट में, उस टाइप, ठीक है। दोनों आदमी सेम साइड पे नहीं हो सकते। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखिए, two angles are said to be
are said to be adjacent if they have a common vertex, comma, a common arm, and their non-common arm are on the different side of the common arm, एक बार और समझाऊं कि हो जाएगा पक्का। और आप इस चीज को अच्छे से जज कर पा रहे हो, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, ऊपर वाला एडजेसेंट है और नीचे वाला एडजेसेंट नहीं है। नीचे वाला भी लेकिन आप समझो कि 3 में से 2 क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, कॉमन वर्टेक्स था इनके बीच में भी, कॉमन आर्म भी था, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म था दोनों एंगल का वो कॉमन आर्म के सेम साइड पे था, इसीलिए दे आर नॉट फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। चलें आगे यहां से। ओके, एक आप इस वाले पेज को भी देखो, मतलब इससे कुछ लिखना नहीं है, सेम ही चीज है, थोड़ा अलग तरीके से बस प्रेजेंट किया है यहाँ पे। एडजेसेंट एंगल्स, 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, ये 3 क्राइटेरिया दिमाग में रखना है आपको। पहला क्राइटेरिया क्या है बताओ, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, सेकंड दे हैव अ कॉमन रे बोलो या आर्म बोलो एक ही बात है, और थर्ड पॉइंट क्या है बताओ कि नॉन कॉमन आर्म शुड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। क्लियर है मेरे ख्याल? ओके, नेक्स्ट लिखो हेडिंग लीनियर पेयर एंगल्स। ये सिर्फ लीनियर पेयर ही बोल के छोड़ दो, एंगल्स नहीं बोला जाता है, लीनियर पेयर। इसका डेफिनेशन लिखो, टू एडजेसेंट एंगल्स are said to form a linear pair. 2 adjacent angles are said to form a linear pair if their non-common rays मत लिखो आप, आर्म्स कर दो इसको, रेज की जगह, if their non-common arms form a pair of opposite rays, that is a straight angle. If their non-common arms form a pair of opposite rays, that is a straight angle. ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझा देता हूं। देखो, सोचना ध्यान से आप, सपोज करो कि एक ऐसा लाइन है, एक मान लो कि ऐसा लाइन है, और एक मान लो कि ऐसा लाइन है, ठीक है, और मैं सपोज करो कि फोकस करना चाह रहा हूं इस वाले और इस वाले एंगल, ठीक है। तो आप पहले ये गेस करो कि ये लोग एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, सोचना थोड़ा ध्यान से। हाँ, और सब लोग बोर्ड की तरफ ही फोकस करो एक बार। ए बी सी और मान लो कि डी, मैं एंगल का नाम भी मेंशन कर देता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ए डी बी एंड एंगल बी डी सी, एंड नाउ आई वांट टू नो कि आर दे एडजेसेंट एंगल और नॉट। यस, व्हाट इज देयर कॉमन आर्म? BD is their common arm, and what is their non-common arm? AD and CD. अभी नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट रे है क्या इसमें? ये चैतन्य हाँ में मुंडे हिला। मैं पूछ रहा हूं कि जो नॉन कॉमन आर्म है इसका, वो लोग एक दूसरे एग्जैक्टली ऑपोजिट रे है क्या? नहीं, वो लोग तो मानो कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे है एक दूसरे के साथ। आया बात समझ? तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये लोग लीनियर पेयर नहीं। आया लॉजिक समझ? ये लोग एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये लोग लीनियर पेयर नहीं है। मैं दिखाता हूं एक और फोटो बना के कि ऑपोजिट इन द सेंस क्या है।
देखना ध्यान से, देखो ऑपोजिट इन द सेंस में बोलना चाहता हूं कि अगर ये चीज को मैं यहां से मिटा के और मान लो कि बिल्कुल ऐसा बना दूं कि ये ऐसा हो जाए, और इस ए को जो है वो यहां से मिटा के हम लोग यहां मेंशन कर दें। अब आप सोचिए इन दोनों एंगल के बारे में, ये लोग एडजेसेंट भी है क्योंकि ये कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स है, और नॉन कॉमन आर्म जो है वो अपोजिट साइड पे लाई कर रही है, डिफरेंट साइड पे लाई कर रहा है। आया बात समझ? तो ये लोग एडजेसेंट एंगल तो हो गए, साथ ही साथ क्या है कि ये हो गया आपका कॉमन आर्म, देखना ध्यान से, ये क्या हो गया आपका कॉमन आर्म, और ये वाला मिला के आपका क्या हो गया नॉन कॉमन आर्म। और इस सिचुएशन में ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे की एग्जैक्टली ऑपोजिट रेज जैसा बिहेव कर रहा है कि ये रे उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और ये रे इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और इसके चक्कर में क्या हुआ है, देखो कि इसके चक्कर में एक 180 डिग्री का एंगल भी फॉर्म हो गया इनके बीच में। तो इस टाइप के एंगल्स को बोला जाता है लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बताओ? लीनियर पेयर। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा होगा जिसमें एडजेसेंट एंगल तो है लेकिन जो आपका नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रे नहीं है, या मान लो कि वो दोनों मिला के एक स्ट्रेट एंगल नहीं बना रहा है, तो दे आर जस्ट एडजेसेंट एंगल बट नॉट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होने के लिए एडजेसेंट एंगल होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ जो नॉन कॉमन आर्म है वो मिला के एक स्ट्रेट लाइन या ऑपोजिट रेज बनना जरूरी है। अगर दोनों नॉन कॉमन आर्म मिला के एक स्ट्रेट लाइन या ऑपोजिट रे बनेगा तब तो वो लीनियर पेयर है, और अगर नहीं बनेगा तो वो लीनियर पेयर नहीं है। तो ये फोटो लीनियर पेयर है कि नहीं है? ये फोटो लीनियर पेयर नहीं है, लेकिन ये वाला फोटो ये लीनियर पेयर है। एक बार लीनियर पेयर के डेफिनेशन का पढ़ो आप, देखो डन। अब एक बार आओ बोर्ड पर साथ में पढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। टू एडजेसेंट एंगल, पहले एडजेसेंट होना पड़ेगा एंगल्स को, आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स, यानी कि ब्लू वाला और ये रेड वाला, फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। एक तो कॉमन आर्म होगा और नॉन कॉमन आर्म दोनों मिला के क्या हो जाना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या फिर एक स्ट्रेट एंगल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। और यदि नॉन कॉमन आर्म मिलकर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, ऑपोजिट रे नहीं बनाता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इट इज नॉट लीनियर पेयर। आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है पूरा? ये वाला फोटो थोड़ा सा बना लो कॉपी। एक इस फोटो के नीचे ना ये वाला लाइन भी लिख लो, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ये आर लीनियर पेयर बोल के छोड़ दो, ये इतना लंबा नहीं लिखना है, लिखो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर। एंगल AOB एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर। ठीक है, एक बार मैं और पूछता हूं, लीनियर पेयर का डेफिनेशन बताना सर। एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए जिसका नॉन कॉमन आर्म मिला के क्या होना चाहिए, ऑपोजिट रेज या फिर स्ट्रेट एंगल, ऑपोजिट रेज या फिर स्ट्रेट एंगल। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो उस टाइप की चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पेयर। ओके, नेक्स्ट आप लिखो एक नोट। नोट में लिखना द सम ऑफ measure of the sum of the measure of a linear pair, the sum of measure of linear pair angle, linear pair angle is 180 degree, is 180 degree। अच्छा, ये चीज क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि लीनियर पेयर बनने के लिए दोनों ऑपोजिट रे को क्या बनाना पड़े, मतलब दोनों नॉन कॉमन आर्म को क्या बनाना पड़ेगा, ऑपोजिट रे या फिर स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो दुनिया का जितना सारा लीनियर पेयर होगा सबका ओवरऑल सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, आगे बढ़ रहे हैं फिर यहां से। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसमें कुछ लिखा नहीं रहा हूं, बस आप ये फोटो बना लो, नीचे ये चीज मेंशन करो। सुनिए ध्यान से सुनिए, अगला हम लोग क्या लिख रहे थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ बता के तो फायदा है नहीं, बस ऐसे समझ लो थोड़ा सा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब होता है कि दो आपके पास में होगा इस टाइप से लाइन, एक मान लो कि ऐसा है, ठीक है, देखते रहना। एक लाइन सपोज करो कि यूं है आपके पास, और एक लाइन सपोज करो कि यूं है आपके पास, ठीक है।
ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्ट करने के बाद में एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल फाइंड कि 4 एंगल बन रहा है। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। इन चारों एंगल के अंदर ही पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और किसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? तो 1 और 3 को बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, साथ ही साथ 4 और 2 को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इस चीज को हम आज प्रूव भी करेंगे। क्लियर है मेरे ख्याल में व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? आगे अब आप लोग लिखो ये वाला थ्योरम। या रुक जाओ, थ्योरम से पहले मैं एक दो बात और समझाना चाहता हूँ। ये सब चीज वैसे यूक्लिड ज्योमेट्री में मिलता है हम लोग को, लेकिन सिंस उसको पढ़ा नहीं है तो अभी मैं अलग से लिखवा देता हूँ। एक नोट लिखो आप लोग। नोट में लिखो नंबर 1 एग्जाम। एग्जाम एग्जाम में लिखो a result which is considered to be true, a result which is considered to be true without proof, a result which is considered to be true without proof। ऐसा बहुत सारा रिजल्ट होगा जिनका प्रूफ हमारे पास नहीं है, हम बस उसको ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जाम। दूसरा लिखो विदाउट प्रूफ। फिर नेक्स्ट लिखो नंबर 2 पे थ्योरम। थ्योरम थ्योरम में लिखो a result which can be proved, a result which can be proved, a result which can be proved। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड नंबर पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स या सेम थिंग आर इक्वल टू वन another। things which are equal to same thing are equal to one another। things which are equal to same thing are equal to one another। ये लास्ट वाले पॉइंट का ना बहुत एप्लीकेशन है इस पूरे चैप्टर में, इसको मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। आप एक बार देख लो। आप लोग तीनों अपना कॉपी दो तो एक सेम कंपनी सेम साइज है ना। आपका वाला थोड़ा अलग लग रहा है क्या? इसका वाला है दो तो। उन्नत बाहर आओ एक बार। ठीक, आ जाओ, इसको पकड़ो। नेहल आप भी बाहर आओ और यहाँ खड़े, इसको पकड़ो। अभी देखो, मुझे कमेंट करना है कि ये वाला कॉपी का साइज और ये वाला कॉपी का साइज सेम है कि नहीं। ठीक है, इस पे कमेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मेरे पास मान लो कोई मेजरिंग टेप वगैरह तो है नहीं कि इसका सेंटीमीटर उसका सेंटीमीटर नाप लूंगा। ठीक है, उन्नत इस तरह बात, थोड़ा और इस तरह। हाँ, अब इसको इक्वल बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो कि इस कॉपी को हम इसके साथ में चेक करें कि ओवरलैप वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा ओवरलैप। और ये सेम कॉपी से हम इसके साइज को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो ओवरलैप हो रहा। ठीक है, तो इन दोनों कॉपी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस कॉपी इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंड दिस कॉपी इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। अब बीच से इसको हटा दूंगा, आई कैन क्लेम कि दिस इज इक्वल टू दिस। और इसी का मतलब इसी स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है ये कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों इस कॉमन चीज के इक्वल है, इसीलिए लोग दोनों आपस में भी क्या होगा? इक्वल। आया बात समझ? ये इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बैठो। क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला। अब आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट लिखो थ्योरम। थ्योरम में लिखो प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। प्रूव दैट हम मतलब ये क्वेश्चन जैसा ही है, इसको हम प्रूव करेंगे और आज के अंदर हमेशा यूज भी करेंगे रिजल्ट को। ठीक है, थ्योरम प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, करें।
अब देखो थ्योरम के लिए भी मैं एक चीज और थोड़ा क्लियर कर देता हूं आप लोग को कि जब भी आप कोई भी प्रूव दैट का क्वेश्चन करोगे ना, तो ये आज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आप लोगों को बता रहा हूं, और ये हमेशा याद रखना। सबसे पहला पार्ट आपके आंसर में होगा गिवन। क्या आंसर होगा, मतलब होगा पहला पार्ट बताओ, गिवन। सेकेंड पार्ट आपका होगा हमेशा टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ। थर्ड पार्ट में कंस्ट्रक्शन कभी रह भी सकता है, कभी नहीं भी रह सकता, मतलब ये थोड़ा ऑप्शनल है, कोई कोई क्वेश्चन में आएगा, कोई कोई क्वेश्चन में नहीं आएगा। और कंस्ट्रक्शन के बाद में लास्ट में आपके आंसर में क्या आएगा, प्रूफ। ज्योमेट्री का सारा जो प्रूफ दैट का सवाल होगा ना, उसका जो भी आंसर हम लिखेंगे उसका फ्रेमवर्क या टेम्पलेट ये वाला है। ये हमेशा सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। गिवन के बाद में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन का अगर जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन, और अगर कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली फिर क्या आ जाएगा, प्रूफ। हमेशा इसी चीज में लिखेंगे। बाकी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इसका जो इंटरनल पार्ट है उसे फिलअप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखो इसके लिए गिवन। गिवन के लिए देखो आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का वैल्यू क्या होता है, इक्वल। लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट करने के लिए तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए होगा पहले आप, ठीक है। तो लिखो लेट गिवन में, गिवन लेट AB and CD are two intersecting lines, ठीक है। और इसका मीनिंग हो गया ऐसा, देखो कि एक लाइन मेरे पास में ऐसा है, और एक लाइन ऐसा है। इनका नाम दे देते हैं A B C D। Let AB and CD are two intersecting lines meeting at meeting point को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से O बोल देते हैं, मीटिंग एट O, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके सोल्यूशन में टू प्रूफ। अब बताओ टू प्रूफ में क्या लिखोगे आप? आपको तो प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। अब आप यहां पे देखो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कौन, तो मेरे ख्याल में एक पेयर होगा। अगर मैं एक को AOB ले लूं तो दूसरा इसका पार्टनर कौन होगा, एंगल B, अच्छा AOB नहीं सॉरी AOC होना चाहिए शायद, AOC, और दूसरा क्या हो जाएगा एंगल BOD, ठीक है। और दूसरा पेयर क्या होगा बताओ, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एक ये वाला और ये वाला, और दूसरा हो जाएगा मेरे ख्याल में ये वाला और ये वाला। तो उन दोनों का नाम आपको टू प्रूफ में ऐसे मेंशन करना होगा कि ये हम प्रूफ करना चाहते हैं, ये हमारा गिवन हो गया, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे लिखो कंस्ट्रक्शन का जरूरत इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है, हम लोग को बिना कंस्ट्रक्शन के ये काम हो जाएगा। तो विदाउट कंस्ट्रक्शन ही डायरेक्टली आप किस पे मूव करेंगे बताओ, प्रूफ। लिखो नेक्स्ट प्रूफ। प्रूफ के लिए ना मैं बोलूंगा कि 2 मिनट बोर्ड पे आप लोग देख लो और फिर आप लोग कॉपी कर लेना, पहले मैं समझा देता हूं। एक बार थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूं फिर से। ये टेम्पलेट है हमारा, पहले क्या आना चाहिए, गिवन। गिवन के बाद क्या आना चाहिए, टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है, और नहीं तो फिर क्या, प्रूफ। तो हमने गिवन वाला पार्ट कर लिया, टू प्रूफ वाला पार्ट कर लिया। अब कौन सा पार्ट करना है मेरे को, प्रूफ वाला पार्ट कर, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगा प्रूफ, और एक बार देखते रहना आप लोग, कुछ लिखना मत, ध्यान से सुनना। आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को देखूं तो क्या ये इस ग्रीन वाले लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और उन दोनों टिक किए हुए एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि देखो एंगल AOC प्लस एंगल COB, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। और ज्योमेट्री में हमेशा एक प्रोटोकॉल होता है कि जहां तक हो सके आप अपने लिखे हुए की वजह से जो है, जो भी उसका आर्ग्यूमेंट है या जो उसका रीजन है, वो आपको साइड में ब्रैकेट में मेंशन कर देना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होगा, स्ट्रेट एंगल की वजह से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो। चलो मैं यहाँ पर लीनियर पेयर ही बोल देता हूँ, लीनियर पेयर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। और इस चीज को आप थोड़ी देर के लिए मार्क कर लोगे, इक्वेशन नंबर 1 चलेगा मेरे ख्याल में। सिमिलरली अब मैं पिंक कलर से थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं, देखो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी कितना हो, 180 डिग्री। तो इसको आप लिख कैसे सकते हो बताओ, बोलो आप लोग, एंगल
COB प्लस एंगल क्या BOD इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो लीनियर पेयर, ठीक है। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा बताओ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम उस फैक्ट को यूज करेंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, देखो ये वाला थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे कि इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2 दोनों के राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू दिया हो 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ये वाला पार्ट दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोनों आदमी यदि 180 डिग्री से इक्वल है तो क्या ये लोग आपस में भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपस में भी इनको इक्वल होना चाहिए। तब हम बोलेंगे देखो उतना लंबा लिखेंगे नहीं, हम ऐसे बोल देंगे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टुगेदर इंप्लाइज एंगल AOC प्लस एंगल COB should be equals to angle COB plus angle what BOD। आया समझ। अब ये COB जब इधर से उधर जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस COB हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज आपको क्या मिलेगा एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल COB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल प्लस नहीं सॉरी माइनस एंगल COB। तो COB क्या हो गया कट गया यहाँ से, और आपको क्या मिला बताओ एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। ये आपके 2 प्रूफ का एक पार्ट है, एक सेकंड एंगल BOD देखो, ठीक है। और यही प्रूव करना था आपको फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट भी अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एक जैसा ही हो। तो जब कभी भी एकदम सेम आर्ग्यूमेंट से दोनों रिजल्ट प्रूव होने वाला हो तो एक को प्रूव करके हम दूसरे के लिए क्या लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे बताओ सिमिलरली, उसको दोबारा हम प्रूव नहीं करेंगे। तब सेकंड वाले पार्ट के लिए आई कैन से कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC एंड उसके साथ में प्रूफ आपका खत्म, ठीक है। लिखो कहां तक लिखना हो गया बताओ 2 प्रूफ तक हो गया सबका, आगे लिखो प्रूफ में लिखो आप लोग एज इट इज वैसे कॉपी ही कर सकते हैं यहां से, ठीक है। इसके आगे का मैं लिखवा दूंगा, सर इसको कॉपी कर लो। अच्छा लिखो आगे लिखो सिमिलरली we can show that angle AOD is equals to angle BOC। Similarly we can show that angle AOD is equals to angle BOC। एंगल AOD is equals to angle BOC। एक बार फिर से मेरी तरफ देखो, ये सिमिलरली वर्ड बहुत खतरनाक वर्ड है, हर जगह यूज नहीं कर सकते हो। जहां पे आपको ऐसा लगे कि 2 पार्ट आपको प्रूव करना था, एक पार्ट आपने प्रूव कर दिया और दूसरे पार्ट में भी जो रीजन वगैरह है वो सेम टू सेम फॉर्मेट में ही जाएगा, तब आप यूज कर सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। आगे लिखिए हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली वी कैन प्रूव या वी कैन शो दैट एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC और उसके आगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो आज यहां रुक जाएंगे।